हर विषय की अपनी सघनता और विरलता होती है। तो सघनता, जो चतुर और अच्छा विद्यार्थी होता है सघनता को आइडेंटिफाई कर लेता है और विरलता को भी। जो थोड़ा सा इस चतुराई से बाहर होता है वो सघनता विरलता के डिफरेंशिएशन के बगैर बैल की तरह मेहनत करता रहता है। तो कहेगा कि यार मेहनत बहुत करते हैं, वहां सही नहीं होता हमारा। सही इसलिए नहीं होता है कि कहाँ सही करना उसमें उसकी आइडेंटिफाई नहीं किया। अब देखो इधर हमारे पास यूनिवर्स है ना, इसको छोड़ दो हिंदी, यूनिवर्स है जिसको हम ब्रह्मांडी, अरे यार, जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं। यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो इसके जो अध्ययन में देखेंगे 3 सवाल आपको मिल सकते हैं ब्रह्मांडी स्टडी में, 3 सवाल के आसपास। और वो 3 सवाल सिर्फ सैद्धांतिक होते हैं, बहुत ज़्यादा उसका अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसका कारण है कि यहाँ पर अध्ययन सघन नहीं है। क्या है? यहाँ अध्ययन विरल है। जैसे अगर आप नेपच्यून पे जाएं, प्लूटो पे जाएं, प्लूटो ग्रह नहीं है, ग्रह हुआ करता था कभी, तो बहुत लिमिटेड जानकारियां हैं। उस जानकारी के अलावा कोई और जानकारी नहीं है जो किताबों में आपको मिल जाता है। बुध से लेकर मरकरी से लेकर के नेपच्यून तक जितने भी 8 ग्रह हैं, इन सभी में सबसे डेंस नॉलेज जो है पृथ्वी की है। सबसे सघन जो बात है, तो हमें किस पे जोर ज्यादा देना है? पृथ्वी पे। बाकी चीजों पे क्या है? इंफॉर्मेटिव काम करके चले आना है। अगर मंगल ग्रह की बात करेंगे तो मंगल ग्रह भी कितनी बार कौन चीजें छोड़ी गई, कौन गया, बहुत लिमिटेड मिलेगा आपको। बस उसको ध्यान में रखना है। बस सूर्य के पास, सूर्य को समझने के लिए मतलब 2 घंटे की अगर आप एक दिन बैठ जाएं पढ़ने के लिए तो पूरा सूर्य समझ जाएंगे, पूरा सूर्य। क्योंकि कितना खोजे हैं सूर्य के बारे में, कितना इंफॉर्मेशन है आपके पास सन के बारे में। जैसे देहरादून और दिल्ली में, अगर देहरादून को घूमना हो, किसी को देहरादून को समझना हो तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन दिल्ली जाकर के उसको समझना हो तो आप उसकी सघनता, उसकी विरलता को समझिए, उसके साइज के हिसाब से समझिए चीज को। ठीक है? उसके बाद आप आएंगे, तब आप पृथ्वी में घुसेंगे। सारा खेल पृथ्वी पे रचा गया है। अध्ययन का सारा खेल कहाँ पे? पृथ्वी पे। पृथ्वी को सिर्फ लिथो, एटमॉस्फेयर या हाइड्रो, ये तो 3 फॉर्म हो गए। इसके भीतर भी एक सघन स्टडी है, इसके भीतर भी एक सघन स्टडी, इसके भीतर भी एक सघन स्टडी। मतलब ठीक, इसके भीतर जाएंगे तो चाहे हिमालय की बात हो, चाहे मैदान की बात हो, चाहे प्रायद्वीप की बात हो, चाहे द्वीप की बात हो, इन सब की सघन स्टडी आपको मिलेगी। इसी के नीचे जाएंगे, चाहे क्रस्ट हो, चाहे मेंटल हो, इन सभी के 3 एक और लेयर, इन सभी के भी सघन स्टडी मिलेंगे। पूरी ताकत कहाँ लगानी है? आप पृथ्वी को समझने में। लेकिन जैसे ही आप एटमॉस्फेयर की ओर जाएंगे, एटमॉस्फेयर की तरफ देखेंगे तो थोड़ी विरलता दिखेगी। जैसे आपने पहले वाले को क्या बोलते हैं? हाँ, फिर टेम्परेट, ऐसे आपको करके एक जाएंगे, एक्सोस्फीयर आ जाएगा। ठीक, जो अंतरिक्ष में मिल जाता है।
इसकी और इसके जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ नीचे मैं जा रहा हूँ बट ऊपर इसके आप देखेंगे विरल होता जाएगा। एक्जियोस्फीयर जो बाह्य मंडल है, बाहरी वाला सबसे लास्ट, वो और अंतरिक्ष में कोई फर्क नहीं रह जाता है। वहां हवाएं खत्म। एटमॉस्फेयर का मतलब व्हाट डू मीन एटमॉस्फेयर? जहां ग्रेविटी खत्म है, एयर खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है वहां पे। वहां से अगर कोई चीज बाहर निकल गई तो वो पृथ्वी नहीं खींच पाएगी उसको, ठीक है ना। पृथ्वी में जो चुंबकीय शक्ति है एक लिमिट के बाद, उसके बाद काम नहीं करती, नहीं तो ये चांद तारे सब खींच के अपने यहाँ नहीं गिरवा लेती, ठीक है। तो इसमें जैसे जैसे जाएंगे तो सबसे ज्यादा जैसे इसको पढ़ेंगे, टेम्परेट को पढ़ेंगे, फिर आप आयन मंडल वगैरह को देखेंगे, ऐसे पढ़ते जाएंगे तो आपको उसकी जो एप्लीकेशन है, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में जाएंगे तो जेट स्टीम चलता है, तो उसके एप्लीकेशन को समझिए। ये ओजोन की लेयर है, उसके एप्लीकेशन को समझिए, है ना। ये समताप मंडल में ये जो बड़े बड़े जेट विमान होते हैं ये भी उड़ाए जाते हैं, उसके एप्लीकेशन को समझिए। समताप, समताप का मतलब जहां ताप समान हो। समताप जहां होगा, ताप समान होगा तो दाब क्या रहेगा? समान ही रहेगा। तो वहां हवाएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। जब यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर बराबर है तो हम कहीं भी जाएं, हमको आना जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आना? तो उसके एप्लीकेशन को जैसे समझ लिए, अब उसमें जाकर आप यूपीएससी के सवाल में जाएंगे, आप क्या रटे होते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर इतना मोटा है, उसमें ओजोन लेयर है, फलाना। क्वेश्चन पूछ रहा है उसके एप्लीकेशन पे, ठीक है। जब इन सभी का अध्ययन कर लेंगे तो आपको कुछ, मतलब जो ये सैद्धांतिक अध्ययन है, तो आपको कुछ चैलेंजेस मिलेंगे जो अलग से हैं। वही चैलेंजेस इन्वायरमेंटल स्टडी है। एनवायरमेंटल स्टडी इज टू फैक्टर्स। फर्स्टली इंफॉर्मेटिक, कि पेड़ पौधे होने से क्या फायदे होते हैं। जब पेड़ पौधे कटने लगे तो चैलेंज आया कि पेड़ पौधे नहीं होने के क्या नुकसान होते हैं। जब प्लास्टिक नहीं था तो हमारे पास प्लास्टिक कचरे का चैलेंज नहीं था। जब हमारे पास मोबाइल और ये एलईडी टीवी वगैरह वगैरह जो नहीं थे, तो इनके टूटने फूटने के बाद ये कचरे कहाँ फेंके जाएंगे, चैलेंज भी नहीं था। इम्पॉर्टेंट इज कि हम जो भी अपने इस्तेमाल में कोई चीज लेते हैं वो हमेशा हमेशा एक पॉजिटिव कैपेबिलिटी के एग्जाम्पल्स होते हैं। बट कभी इस ड्रॉबैक को समझिए कि जब उसमें उसका यूज खत्म होगा तब उसको डिस्पोज कहाँ करेंगे। साइकिलिंग को समझिए, इसी धरा पर फूड चेन को समझिए। अगर इस दुनिया में सूअर बढ़ जाएं, इस दुनिया में सिर्फ सांप बढ़ जाएं, इस दुनिया में केवल शेर हो जाएं, इतना छोड़िए, इंसान ही बढ़ जाएं, अकूत इंसान बढ़ जाएं इस धरा पर। अभी 8.5 अरब इस पृथ्वी पर इंसान हैं। 8.5 अरब करते करते इसे 10 अरब कर लीजिए, 15-20 अरब कर लीजिए, तो इंसान इंसान को खाने लगेगा। भोजन कहां से आएगा? इस पृथ्वी पे 10 अरब की जनसंख्या को ये पृथ्वी पाल पोस सकती है, वो भी कराहते हुए। लेकिन उसके बाद इंसान बढ़ेंगे तो इंसान इंसान को खाएंगे। आज हम संवेदना की बात करते हैं, वेदना की बात करते हैं, लेकिन तब तो ये सारी चीजें शून्य हो जाएंगी। तो ज्यादा इंसान भी खतरा है, ज्यादा कचरा भी खतरा है। क्योंकि इंसान है तो प्लास्टिक कचरे होंगे, इंसान है तो ज्यादा विकास की जरूरत पड़ेगी, इंसान है तो ज्यादा एम्बिशन होंगे, इंसान है तो दिमाग के कचरे भी ज्यादा रहे। दिमाग के भी कचरे होते हैं। हिंसा क्या है? दिमागी कचरा। कानून व्यवस्था का उल्लंघन क्या है? दिमागी कचरा। किसी की बहन बेटियों को नुकसान पहुंचाना क्या है? दिमागी कचरा। बलात्कार, रेप, हत्या क्या है? ये दिमागी कचरे हैं। और यह दिमागी कचरा तब से जब से इंसान है इस धरा पे।
धीरे धीरे और कचरे बढ़ते चले गए। प्लास्टिक आया तो प्लास्टिक कचरा हो गया। उसके पहले घर से जो कचरे होते थे वो होते ही थे। ये मोबाइल और इंटरनेट, ये सब क्या बोलते हैं, तमाम चीजें, एलईडी उलीडी आया तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे पैदा हो गए। कचरे का स्वरूप बढ़ता जा रहा है और ये कचरे का सब जिम्मेदार इंसान है। इंसान स्वयं में कचरा लेके घूम रहा है। इंसान बाहर भी कचरा कर रहा, अंदर भी कचरा, कचरा ही कचरा है। अब बताइए सफाई कौन करेगा? सबसे पहले कचरा किसने पैदा किया? इंसान ने। तो उसके दिमाग की सफाई होनी चाहिए। और दिमाग की सफाई में ये हमारी एजेंसियां भी लगी रहती हैं। स्कूल कॉलेज में अनुशासन ये सब सिखाया जाता है कि आपका कचरा कम से कम दिमाग का ना हो। और बाकी लोग लगे रहते हैं कि कचरे को घर से उठाएंगे, निष्पादन करेंगे। कचरा हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए एक चुनौती है। इंसान से बेहतर कचरा कहीं नहीं मिलेगा। इंसान स्वयं एक कचरा है। आपने लगान पिक्चर देखी थी? उसमें एक जो हाथ खराब था, डिसेबल था एक लड़का, उसका नाम कचरा था, है ना? लेकिन उसका एप्लीकेशन सही था। कचरे को रिसाइकलिंग करिए, कचरे को अच्छी संगत दीजिए, कचरा थोड़ा सा उपयोगी हो जाएगा।